व्यापारिक कंपनियों का आगमन को हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे डच। दूसरी जो यूरोपीय भारत आएंगे, आपको जानना है डच। पुर्तगाल के बाद भारत में आने वाले दूसरे यूरोपीय डच ही, ठीक है। बाद में जब इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कंपनी की स्थापना में अंग्रेजों की कंपनी पहले स्थापित हो गई, लेकिन आगमन के दृष्टिकोण से जैसे हम देखेंगे तो पुर्तगाल पहले यूरोपीय है जो मध्यकाल में आ रहे हैं, और दूसरे यूरोपीय है जिनका भारत आगमन होगा वो डच है, ठीक है। तो डच कहाँ के लोगों को कहा गया? डच जो हम लोग कहते हैं कि डच हैं, डच किस देश के वासी है? कोई बहुत बार यही साधारण सा क्वेश्चन छोटे एग्जाम में तो बहुत बार हम देखे हैं, यही पूछा हुआ है कि डच कहाँ के निवासी को कहा गया है, ठीक है। नीदरलैंड का, ऐसे आप लिख रहे हैं डच, नीदरलैंड, या इसी का दूसरा नाम क्या? हॉलैंड। हॉलैंड या नीदरलैंड के वासी डच कहे गए, ठीक। तो हमारे पास जानकारी है कि 1602 ईस्वी में, आपको जानना है 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो बहुत सारे व्यापारिक कंपनियों को मिला करके, कुछ कंपनियों को मिला करके एक कंपनी बनेगा, उसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। 1602 ईस्वी में जो कंपनी स्थापित हुई उसका नाम आपको जानना चाहिए, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से ये कंपनी स्थापित हो गई, ठीक है। इसके संस्थापक हम लोग जोहान वान को मानते हैं, ठीक है। संस्थापक जोहान वान माने जाते हैं, ठीक है, कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक जोहान वान थे, ठीक। अब यूरोपीय व्यापारिक संस्था स्थापित हो गई 1602 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको पता है कोई कंपनी होगी तो उसको कोई क्या देगा? अधिकार मिलेगा सरकार से कहीं दूसरे देश में जाके व्यापार करने का, ठीक है। ये बातें आप ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में भी जानेंगे और अभी डच में भी जान रहे हैं। तो सबसे पहले वहां की हॉलैंड की सरकार ने इसको एक अधिकार पत्र दिया, इस कंपनी को 21 सालों के लिए। हॉलैंड की सरकार से अधिकार पत्र प्राप्त हो गया इसको, कितने दिनों का? 21 वर्ष के लिए इनको एक अधिकार पत्र दिया गया कि भारत और पूर्वी देशों, केवल भारत के लिए नहीं है, भारत और पूर्वी जो देश हैं उनके साथ ये व्यापार कर सके और संधि कर सके, इसका अधिकार इनको दिया गया, ठीक है। व्यापार करने, संधि करने, आक्रमण करने, विजय प्राप्त करने, सभी अधिकार इसको दे दिए गए, ठीक है। तो अब ये आप समझ गए डच ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारिक कंपनी के रूप में अधिकार प्राप्त करके नहीं आ रही है। आपसे अगर क्वेश्चन में आता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक साधारण सा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कितने वर्षों के लिए अधिकार प्रदान किया गया? प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए दिया गया? 21 वर्ष के लिए इनको दे दिया गया, ठीक है। क्या अधिकार मिला? तो सिर्फ व्यापारिक अधिकार नहीं प्राप्त है, इनको व्यापार करने के साथ साथ संधि करने, आक्रमण करने और विजय प्राप्त करने, मतलब राज बनाने का भी इनको अधिकार मिल गया, ठीक। फिर दूसरा होगा तब ये कंपनी क्या थी? कंपनी है, ये कंपनी का संचालन कैसे हो रहा है? दूसरा चीज, ये क्वेश्चन आपसे आता है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उसका संचालन किस तरह से हो रहा था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी में आपको जानना है कंपनी का बोर्ड था, ठीक है, जो 17 व्यक्तियों का होगा। 17 व्यक्तियों के बोर्ड के द्वारा कंपनी का संचालन किया जाएगा, ठीक। फिर इसकी जो आरंभिक पूंजी है, कोई कंपनी का गठन होता है तो अभी आप देखते होंगे, अभी वर्तमान में भी ये 5,000 करोड़ रुपया सरकार घोषणा करती है कि 5,000 करोड़ से हम फलना कंपनी खोलेंगे, ठीक है। उसी तरह इस कंपनी का जो गठन हुआ उस समय इसकी जो आरंभिक पूंजी थी, प्रारंभिक इसका जो कैपिटल था, ठीक है, वो था 65 लाख गिल्डर का, ठीक है, 65 लाख गिल्डर, 65 लाख गिल्डर वहां की मुद्रा हो गई गिल्डर, ठीक है। तो प्रारंभिक पूंजी इस कंपनी की कितनी थी? ये भी आपके लिए पिटी फैक्ट्स है कि 65 लाख गिल्डर के साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 65 लाख गिल्डर की प्रारंभिक पूंजी के साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई, जिसे हॉलैंड की सरकार ने 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों एवं भारत के साथ क्या दिया? व्यापार का अधिकार, संधि करने का अधिकार, आक्रमण का अधिकार और विजय करने का अधिकार प्रदान किया, ठीक है। इस तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मतलब प्राप्त हो गया व्यापार का और इन देशों के साथ संबंध स्थापित करने का।
अब वहां से एक अभियान कोई चलेगा, जब एक कंपनी को अधिकार प्राप्त हो गया तो स्वाभाविक तौर से क्या वहां से कोई अभियान या कोई नेतृत्व आएगा। तो हम लोग अब इसको जानेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला अभियान आएगा उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो पहला अभियान है वो वादेर हेग के द्वारा नेतृत्व है, वादेर हेग। दूसरा इंफॉर्मेशन आपको यहां जानना है, ठीक है, कि वादेर हेग के द्वारा, डच नौसेना के नायक हैं वादेर हेग, इनके नेतृत्व में पहला अभियान इंडिया आया। और जब ये लोग सबसे पहले आएंगे तो इन्होंने क्या किया, 1605 में मसूलीपट्टम, कहां पे खोलेगा फैक्ट्री, तो मसूलीपट्टम में पहली डच फैक्ट्री खोली गई, मसूलीपट्टम में प्रथम डच फैक्ट्री खोल दी गई। ठीक है, ये मसूलीपट्टम कहाँ है, ठीक है, आपको समान रूप से मिलता है किताबों में कि मसूलीपट्टम में प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की गई। तो मसूलीपट्टम अभी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की 1605। ठीक है, ये बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। वादेर हेग के नेतृत्व में डच का पहला अभियान आया, ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला है। दूसरा 1605 डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टम में स्थापित की गई, ये भी उतना ही बार पूछा गया है। ठीक है, इसका इनकी दूसरी जो फैक्ट्री स्थापित हुई वो भी महत्वपूर्ण है, वो 1610 पुलिकट में। कहां स्थापित हुई, दूसरी फैक्ट्री इन लोगों ने स्थापित किया पुलिकट 1610। ठीक है, ये जो पुलिकट है मेरा, पुलिकट कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। ठीक ना, तमिलनाडु के पुलिकट में इन लोगों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पुलिकट के विषय में आपको एक जानना है कि इसका जो दुर्गीकरण किया गया, पुलिकट जो था वो किला बनाया गया यहाँ पे, इसका नाम रखा गया फोर्ट गोलिड्रिया। फोर्ट गोलिड्रिया क्या है, तो पुलिकट में जो किला स्थापित किया इन लोगों ने, वही फोर्ट गोलिड्रिया है। फोर्ट गोलिड्रिया के नाम से आप इसको जानिएगा। ये भी आपसे उतना ही पूछा गया है कि फोर्ट गोलिड्रिया कहाँ है, तो फोर्ट गोलिड्रिया मतलब आपसे पूछेगा तो ये पुलिकट है। पुलिकट में जो इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, वहां जो किलेबंदी इन लोगों ने की, इसका नाम पड़ा फोर्ट गोलिड्रिया। ठीक है, ये फोर्ट गोलिड्रिया क्या बन जाएगा, यही डचों का मुख्यालय बन गया। फोर्ट गोलिड्रिया क्या हो गया, डचों का मुख्यालय के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, एक तरह से आप मानिए कि एक मात्र ऐसी बस्ती है ये जो किलेबंद होगी, बाद में एक जगह और किलाबंदी होगा, लेकिन प्रारंभ में जो डचों के पास एक ही किलाबंद शहर होगा वो होगा फोर्ट गोलिड्रिया। यही इन लोगों का मुख्यालय बन जाएगा। और यहाँ से ये क्या करेंगे, यहाँ से अपने इन लोगों ने स्वर्ण सिक्के जारी किए। ठीक है, गोल्ड कॉइन जो डचों ने जारी किया है वो कहाँ से जारी किया, तो फोर्ट गोलिड्रिया से जारी किया। इनके जो गोल्ड कॉइन है, स्वर्ण सिक्के हैं, उसका नाम था पेगोडा। ये भी आपसे पूछता है ये पेगोडा क्या है। पेगोडा स्वर्ण सिक्का है, सोने का सिक्का है, जो डचों ने जारी किया था। कहां से, तो फोर्ट गोलिड्रिया से, मतलब पुलिकट से डचों के द्वारा जारी किए गए। ठीक, इतना इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये लोग आगे बढ़े। देखिए, हम लोग के पास जो क्वेश्चंस बिहार में आता है खासकर, या एसएससी में भी आता है, उसमें जो भी कंपनी आप पढ़ रहे हैं, पुर्तगाल पढ़े, वहां भी ये पूछा जाएगा आपसे कि पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री कहाँ। ठीक है, आपको ध्यान में होना चाहिए, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री हमने आपसे बता रखा है कोचीन में 1503 में उन लोगों ने खोल दिया। अभी आप डच पढ़ रहे हैं तो फिर आपसे पूछा जाएगा डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ। ठीक है, जो आप अभी पढ़े हमसे कि यहाँ 1605 में मसूलीपट्टम में। जब दूसरी कंपनी इसके बाद आप पढ़ेंगे, उनका भी पहला फैक्ट्री आपको याद रखना है। ठीक है, फिर एक दूसरा क्वेश्चन जो आपको याद रखने का प्रयास करना है वो होगा कि बंगाल में पहला कौन। एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है ये लोग कि बंगाल में पहला कौन हुआ, तो बंगाल में प्रथम 1627 में इन लोगों ने खोला पिपली में, यही बंगाल का फर्स्ट है। ठीक है, बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कौन स्थापित किया है लोगों ने, तो बंगाल के पिपली में 1627 में जो डचों ने फैक्ट्री स्थापित की, वो बंगाल का पहला फैक्ट्री है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 1653 में चिंसुरा में खोला। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में मिलाने में भी देता है, तो आपको दो चार नाम महत्वपूर्ण जो फैक्ट्रियां किसी भी कंपनी का वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 1653 चिंसुरा में खोला। चिंसुरा कहाँ पे, ये हुगली के निकट है। ठीक है, चिंसुरा
हुगली के पास है। ठीक है, यही जो चिंसुरा है, हम आपसे कह रहे थे कि फोर्ट गुलेट्रिया इसका कहाँ था। फोर्ट गुलेट्रिया इसका पुलिकट है। ठीक है, इसका किलाबंद फैक्ट्री है। इसी तरह जब इन लोगों ने चिंसुरा में खोला तो वहां भी किलाबंद किया है, उसका नाम गुस्ताबुस फोर्ट रखा, चिंसुरा का गुस्ताबुस फोर्ट। ठीक है, बहुत बार आप देखेंगे एग्जाम में फोर्ट ही आपसे पूछता है कि कौन फोर्ट कहाँ पर है, मतलब कौन किला कहाँ है। इसमें आपको गुलेट्रिया ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बंगाल में है, इसलिए आप चिंसुरा को भी याद रखेंगे। गुस्ताबुस फोर्ट फोर्ट जो है वो बंगाल में चिंसुरा का जो किलाबंदी करेगा उसका नाम पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे आएंगे तो 1658 में इन लोगों ने फैक्ट्री स्थापित की। 1658 में एक साथ 3-4 जगह पे फैक्ट्रियां स्थापित होंगी, जिसमें होगा कासिम बाजार, बालासोर, नेगापट्टनम, कासिम बाजार, बालासोर, नेगापट्टनम, नेगापट्टनम में। ठीक है, 1658 में फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, कासिम बाजार, बालासोर, नेगापट्टनम। ठीक, इसी में आपको जानना है आपके बिहार में डच फैक्ट्री। देखिए 1658 में भी एक फैक्ट्री स्थापित होगी पटना में, लेकिन दूसरी चीज हम लोग जानेंगे ये कि बिहार में अगर जब जानेंगे तो बिहार में प्रथम, ये डच के मामले में ज्यादा पूछा जाता है कि बिहार में पहली डच फैक्ट्री कब स्थापित हुई। जैसे ये पूछा जाएगा तो आप आ जाएंगे बिहार में पहला फैक्ट्री 1632। ठीक है, 1632 में पटना में पहली डच फैक्ट्री स्थापित हुई। ठीक है, ये जो पटना कलेक्ट्रेट पुराना वाला अगर आप देखे होंगे तो वही डच फैक्ट्री ही था। ठीक है, या पटना कॉलेज का उत्तरी भाग का जो इलाका है, एक बिल्डिंग है वहां भी, वो डच फैक्ट्री ही है। और पटना कलेक्ट्रेट पूरा डच फैक्ट्री ही था, जो अभी टूट रहा है आपका वो डच फैक्ट्री है। ठीक है, तो यही डच फैक्ट्री का स्थापना की गई कहाँ पे, 1632। ठीक है, पटना कॉलेज का उत्तरी वाला भाग, एक कलेक्ट्रेट का भाग जो बोलते हैं हम लोग, वो डच फैक्ट्री के रूप में स्थापित हुआ। ठीक, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डचियों ने तेजी से पूरे भारत में जगह जगह, बंगाल, बिहार और खासकर साउथ इंडिया के कुछ भाग में क्या किया, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। आप इसी समय पढ़े होंगे, पुर्तगाल पढ़े हैं, इसी समय किसका अभियान है, पुर्तगाल का अभियान है। लेकिन जब डच आएंगे तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करना शुरू किया, श्रीलंका में भी हराया, मतलब भारत के बाहर भी उनको हराएगा, और भारत में भी धीरे धीरे डचों का यहाँ पे प्रभुत्व स्थापित होने लगा। ठीक है, अब देखिए डच में हमको दूसरा चीज जानना है, जैसे पुर्तगीज आए थे तो पुर्तगीज में हम लोग क्या जाने, पुर्तगीज का इंटरेस्ट भारत के साथ किस चीज पे अधिक है, को पता है, मसाला व्यापार पे रहा। मसाला व्यापार, गरम मसालों का व्यापार पुर्तगीजों ने भारत के साथ किया, उनका अभिरुचि वहां पे रहा। हम लोग अब जाने डचों की अभिरुचि कहां पर थी। तो डच जब भारत आएंगे पहले, तब इनका भी प्रारंभिक उद्देश्य क्या होगा, प्रारंभ में ये भी मसाला व्यापार के लिए आएंगे। ठीक है, प्रारंभ में डच कैसे आते हैं, यहाँ पे इंडिया में आएंगे, मसाला व्यापार पे नियंत्रण करने के उद्देश्य से डच यहाँ आए। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ व्यापार शुरू करने के बाद डचों का ध्यान चला गया इंडोनेशिया के ऊपर, और डचों ने अपने मसाला व्यापार को कहाँ बढ़ावा दिया, जो मसाला व्यापार के लिए आए थे वो इंडोनेशिया के साथ स्थापित कर लिया। ठीक है, ये इंडोनेशिया के साथ मसाला व्यापार इनका ज्यादा होने लगा। भारत के साथ भी चलेगा, लेकिन भारत की तुलना में डचों ने जो अपने मसाला व्यापार को बढ़ावा देने का काम किया वो कहाँ किया, इंडोनेशिया के साथ किया। तो भारत में क्या किया इन लोगों ने भारत से वस्त्र का व्यापार शुरू कर दिया। ठीक है, सूती वस्त्र, मतलब कपड़ा के व्यापार पे, सूती वस्त्र विशेषकर। ठीक है, वस्त्र के व्यापार पे इन लोगों ने ध्यान दिया, और भारत से कपड़ा का निर्यात, वस्त्र का निर्यात फॉरेन के लिए होने लगा। ठीक है, तो आपसे एक पहला क्वेश्चन ऐसे भी आएगा अगर, कि इस वस्त्र को भारत से निर्यात की वस्तु बनाने का काम किया पुर्तगाल ने, डच ने, फ्रांसीसियों ने, इंग्लिश ने। तो आपका उत्तर स्पष्ट है, आपको बता रहे हैं डच ने किया। बाद के काल में आप जानेंगे कि अंग्रेज पूरा सूती वस्त्र के व्यापार पे एकाधिकार कर लेंगे, और अंग्रेजों के काल में ही भारत का जो आप देसी उद्योग देखेंगे उसका पतन होगा, और इंग्लैंड का पूरा सूती वस्त्र इंडिया आएगा। ठीक है, तो सूती वस्त्र का व्यापार इंग्लैंड के साथ चलेगा, लेकिन इसको प्रारंभ करने का जो काम है, स्टार्ट जो किया है, भारत से वस्त्र को, मतलब कपड़ा को निर्यात की वस्तु बना दिया किसने,
डचों ने। जब ये पूछेगा आपसे कि भारतीय कपड़े निर्यात की वस्तु हो गए किसके काल में, तो डच के समय में। ठीक है, डच आए मसाला व्यापार के लिए थे, लेकिन ये मसाला व्यापार में इंडोनेशिया और उसके आसपास के जो देश है उस पर निर्भर करने लगे। भारत के साथ इन लोगों ने क्या किया, मसाला व्यापार किया, लेकिन इनका ध्यान कपड़े पे गया और कपड़े को निर्यात की वस्तु बना दिया गया। ठीक है, देखिए इसके अतिरिक्त भी डच जो है भारत से बहुत सारी चीजों का, दो चार चीज और प्रमुख रूप से इनका व्यापार करेंगे जो आपसे क्वेश्चंस में आएगा। जैसे नील का करेंगे, अब यहाँ से नील लेंगे और हॉलैंड को बेचेंगे। तो नील कहाँ से ले रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश और मध्य भारत से लेंगे, विशेषकर उत्तर प्रदेश और मध्य भारत से इन लोगों ने नील प्राप्त किया। ठीक है, आपसे एग्जाम में आता है नील का व्यापार कहाँ से किए, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत से नील लिया और भेज दिया। इसके लिए केंद्र बनाया था मछलीपट्टनम को, यहाँ से कलेक्ट किए, मछलीपट्टनम भेजे और वहां से नील अपना हॉलैंड इन लोग भेज देते थे। ठीक, दूसरा इन लोगों ने किया कच्चा रेशम का व्यापार, कच्चा रेशम यहाँ से भेजने लगा ये लोग। ठीक है, तो कच्चा रेशम भी कहीं से प्राप्त करेगा, ये भी इन लोगों ने मध्य भारत से प्राप्त किया। कच्चा रेशम कहाँ से हासिल कर रहा है, मध्य भारत से कर रहा है। फिर आपको जानना है एक महत्वपूर्ण व्यापार रहा है इन लोगों का सोरा का। ठीक है, सोरा ये कहां से प्राप्त कर रहा है, ये बीपीएससी पीटी बहुत बार पूछता है, ये बीपीएससी पीटी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है और बिहार के किसी एग्जाम के लिए रहेगा। इसलिए रहेगा कि उस समय सोरा उत्पादन का सबसे बड़ा सेंटर बिहार था। ठीक है, बंगाल और बिहार दो जगह सोरा होता था और सोरा उत्पादन का एक बड़ा सेंटर बिहार था। ठीक है, बता रहे हैं श्वेता जी के बिहार से। ठीक है, सोरा बंगाल और बिहार ये दो जगह उत्पादन था, विशेषकर बिहार से डचों ने सोरा का निर्यात किया है। ठीक है, आप बताएंगे अगर तो बता सकते हैं सोरा जो है, क्या जानना चाहते हैं श्रुति जी कि सोरा क्या होता है, कोई बता पाएंगे तो बताइए। ये जो सोरा आप देख रहे हैं ये साल्ट पेपर है, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग साल्ट पेपर। ठीक है, ये सोरा साल्ट पेपर है जो कि मिट्टी से बनाया जाता है। ये मिट्टी के ऊपरी सतह पे और कुछ दीवार या गुफाओं के ऊपरी सतह पे होता है। ठीक है, साल्ट पेपर इसका आपका इंग्लिश नाम है। इसका यूज जो हम लोग करते हैं, इसका यूज बहुत चीज पे है, इसको जान ही जाइए। ये भी क्वेश्चन में आपसे आता है कि साल्ट पेपर का यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, कि साल्ट पेपर क्या है, उसका यूज कहाँ है, तो इसका यूज क्यों उस समय था। आप देख रहे हैं डच व्यापार कर रहा है मुख्य रूप से, और पूरा इंग्लिश कंपनी मतलब अंग्रेज और डच में एक बड़ी लड़ाई चलेगी सोरा व्यापार पर नियंत्रण के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है उस समय, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका यूज हो रहा था बारूद बनाने में। ठीक है, सोरा का यूज कहाँ हो रहा था, बारूद बनाने में हो रहा था। दूसरा इसका यूज कहाँ होता है, इसको खाद्य पदार्थों के संरक्षण में हम लोग यूज करते हैं, विशेषकर मांस के संरक्षण में यूज करते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ के संरक्षण में हम लोग सोरा डालते हैं, लंबे समय तक टिके बने रहे इसके लिए मांस के संरक्षण में सोरा का यूज करते हैं। फिर सोरा का यूज हम लोग करते हैं उर्वरक के रूप में भी, खाद के रूप में भी सोरा का यूज होता है। ठीक है, तो सोरा बारूद बनाने में यूज हो रहा था, मांस के संरक्षण में यूज हो रहा था और उर्वरक के रूप में भी यूज होता है। इस समय जो आप सोरा देख रहे हैं, डचों का इंटरेस्ट देख रहे हैं, वो मुख्य रूप से बारूद बनाने के कारण से था। ठीक है, सोरा का यूज बारूद के रूप में वो लोग कर रहे थे, लेकिन इनका इसका और भी यूज है जो मांस के संरक्षण में आप कर सकते हैं, उर्वरक बनाने में कर सकते हैं। और बिहार में खासकर जैसा आपसे मैंने कहा कि मिट्टी से बनाया जाता था, तो आप अगर जानते होंगे, अगर एक यहाँ पे एक जाति है इस काम में लगी रहती थी, अभी भी उस जाति के बारे में बोला जाता है ये मिट्टी काटने का काम करता है। ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ बहुत सारी जाति का परंपरागत रूप से कोई व्यापार रहा है, जैसे बड़ी का आप जानते हैं लकड़ी काम करेगा, लोहार का लोहा का काम करेगा, धोबी के बारे में आप जानते हैं कपड़े के काम करते थे। उसी तरह नोनिया जो जाति हमारे यहाँ है बिहार में, वो यही जाति इस काम में लगी हुई थी, नोनिया जाति। ठीक है, हाँ भूया नहीं, भूया थोड़ा सा अलग कास्ट है, लेकिन नोनिया जाति इसको बोलेंगे, नोनिया जाति के लोग आपको मिलेगा ठीक है में है बुक्स में कि नोनिया जाति के लोग खासकर इस कारोबार में लगे हुए थे। ठीक ना, ठीक है, नोनिया जाति के लोग इसमें लगे थे। कुम्हार अलग जाति है,
हमारे यहाँ बहुत सारी जातियां हैं। कुम्हार जो आप लिख रहे हैं, कुम्हार अलग जाति मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करती है, और नोनिया जाति मिट्टी काटने के काम में ज्यादा लोग था, ठीक है। और जो सोरा व्यापार था उसमें लोग काम लगा हुआ था, ठीक है। चलिए, तो इतना चीजों का व्यापार, खास और एक व्यापारी लोग करेंगे अफीम का। अफीम, अफीम भी लोग यहाँ से ले जाएगा। अफीम में फिर से आपका गंगा घाटी और बिहार होगा। अफीम कहाँ से लेता है लोग? गंगा घाटी से और बिहार से। आपको पता होगा बिहार भी अफीम उत्पादन का केंद्र रहा है, ठीक है। तो गंगा घाटी और बिहार से अफीम भी इन लोगों ने लेने का काम किया, ठीक। अभी इसके पहले आपने जाना है हमसे कि पुलिकट को इन लोगों ने क्या बनाया था? मुख्यालय, डचों का मुख्यालय बना। ये मुख्यालय एक बार बदलेगा भी। मुख्यालय चला 1610 से 1690 में के लोगों ने चेंज किया, ठीक है। इसलिए अब दूसरा मुख्यालय बना है, तो उसको जानेंगे एक बार। 1690 में, 1690 में पुलिकट के स्थान पे नेगापट्टनम को लोगों ने अपना डच मुख्यालय बना लिया। क्या हो गया? 1690 में पुलिकट के स्थान पे कौन सा बन गया इनका मुख्यालय? नेगापट्टनम, नेगापट्टनम मुख्यालय बना, ठीक। बस डचों के बारे में आपको जितना इंफॉर्मेशन नहीं बताए, इतना इंफॉर्मेशन ही मूल रूप से ध्यान में रखने की कोशिश करना है, ठीक। अब इनका जो ह्रास होना शुरू होगा जब अंग्रेज यहाँ पे आएंगे, तो इनका अंग्रेजों से संघर्ष शुरू होगा। अंग्रेज व्यापार में धीरे धीरे सूती कपड़ों में और सभी चीज में इनसे आगे निकलते जाएंगे। छोटे मोटे बहुत सारी लड़ाइयां होंगी, सबको हमको जानना भी नहीं है। सीधा हम लोग जानते हैं जिस युद्ध से इनका ये हार गए अंग्रेजों से, और जहां से इनका डचों का साम्राज्य खत्म हो गया। बेदरा का युद्ध, पूछेगा 1759 में बेदरा का युद्ध बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बेदरा युद्ध, ठीक है, बंगाल में हुआ। कहाँ है बेदरा? बंगाल। 1759 बंगाल के बेदरा में एक युद्ध होगा। किसके बीच हुआ? डच वर्सेस इंग्लिश है, ठीक है। डच और अंग्रेजों के बीच बेदरा में जो युद्ध होगा उसमें डच हार जाएंगे, और ये डचों की भारत में निर्णायक पराजय है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बेदरा के युद्ध में कौन निर्णायक रूप से भारत में पराजित हो गया? तो डच निर्णायक रूप से हार गए, ठीक है। और हार गए तो इन लोगों ने एक तरह से इंडिया छोड़ दिया, डचों का पतन हो गया, ठीक। बस डच के विषय में आपको इतना ही जानना था। और बहुत तो एक लाइन से अगर जानेंगे, जैसे हम लोग पुर्तगीज में जाने थे व्यवस्था में, पुर्तगीज में क्या व्यवस्था था? पुर्तगालियों का जो शासन प्रबंधन या व्यवस्था था क्या था वो? और हमने लास्ट क्लास में आपसे चर्चा किया था, उनकी व्यवस्था कार्टेज अर्मडा काफिला व्यवस्था पे काम करती थी। कार्टेज मतलब परमिट देता था वो, और जो जहाज परमिट लेता था वो क्या होता था? उसको अपनी नौसेना के द्वारा वो संरक्षण प्रदान करता था, ठीक है। तो इनकी जो व्यवस्था थी डचों की, वो सहकारिता पर आधारित थी, ठीक है। सिंपल सा पूछेगा अगर, सहकारिता पर आधारित व्यवस्था किसकी थी? तो डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी, अर्थात कार्टल पर आधारित थी। बस सहकारिता पर मतलब नेगापट्टनम के व्यापारियों के साथ, ठीक ना, नेगापट्टनम जो बार बार पढ़ रहे हैं उसके व्यापारियों के साथ डचों के समझौते का दस्तावेज मिलता है, ठीक है। नेगापट्टनम के जो व्यापारी हैं उनके साथ डचों ने जो समझौता किया था उसके पेपर्स प्राप्त होते हैं। इसी से एक निष्कर्ष निकाला गया कि इनका जो व्यापारिक व्यवस्था था वो सहकारिता पर आधारित था, ठीक है। बस आपको डच के विषय में इतना जानना था, डच आपके लिए समाप्त हुआ, ठीक। देखिए, आगमन के दृष्टिकोण से तो डच के बाद आ जाएंगे आपके यहाँ इंग्लिश, लेकिन आपको पता है कि अंग्रेजों का जो इतिहास है वही आधुनिक भारत का इतिहास होने जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग अंग्रेज को बाद में शुरू करेंगे। एक छोटी कंपनी आएगी जिसके बारे में 2-4 लाइन की जानकारी है, उसको पहले यहीं पे खत्म कर लेंगे, ठीक है। तब इंग्लिश पे हम लोग आएंगे, ठीक। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेनमार्क को। डच के बाद किसको जानेंगे? डेनमार्क को जानेंगे, डेन को, कि डेन के विषय में हमको क्या जानना है, ठीक है। आगमन पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाल वाले लोग आएंगे, इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। पुर्तगाल के बाद डच आएंगे, डच के बाद अंग्रेज आ जाएंगे आपके यहाँ, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा आपके यहाँ? इसके बाद अंग्रेज के बाद ही डेन आएंगे, ठीक है। और डेन के बाद आपके पास फ्रांसीसी आएंगे सबसे लास्ट, ठीक है। अगर आपसे कंपनी आगमन का क्रम आप दिमाग में रखना चाहते हैं तो कंपनियों के आगमन का क्रम है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, ठीक है। इसमें आप पुर्तगाल और डच अभी तक तो
क्रोनोलॉजी से ही हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। पुर्तगाल आए तब डच आए, लेकिन इसके बाद आपको हम डेन बता रहे हैं, अंग्रेज को हटा दिए हैं, इसलिए कि डेन मुश्किल से आपसे 2 ही 4 लाइन आपको जानना है, डेनमार्क तुरंत खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इंग्लिश जब शुरू करेंगे तो आगे बढ़ेंगे एक साथ, ठीक है। ठीक, चलिए, तो अंग्रेज के बाद कौन आएंगे यहाँ पे? सिंपल सा आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजों के बाद भारत में जो तीसरी यूरोपीय शक्ति है जो आएगी वो डेनमार्क की थी, ठीक है। और डेन सबसे पहले 1616 में भारत आए। डेनों का आगमन कब होगा? तो डेन 1616 में भारत आए। ये क्या है? यूरोप की तीसरी शक्ति है जो भारत आ रही है। 1616 में लोग भारत पहुंचेगा। जैसा मैंने आपसे तुरंत कहा था कि जो भी कंपनी आएगी आपके यहाँ, आपको पहले ये जानना है कि उसकी पहली फैक्ट्री कहाँ। पुर्तगाल का कोचीन, ठीक है। उसी तरह आप अभी डच का जाने, मछलीपट्टनम था। उसी तरह अब आपको जानना है इसका डेन का। डेन वालों ने ट्रांके बोर में स्थापित की। कहाँ स्थापित किया इन लोगों ने? ट्रांके बोर में। डेन की पहली फैक्ट्री ट्रांके बोर में स्थापित की। ये कहां पर है ट्रांके बोर? तंजौर के पास है। तंजौर आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु तंजौर के ट्रांके बोर में डेनमार्क वालों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। कब की? तो 1620 में किया। 1616 में लोग आ जाएगा, लेकिन ट्रांके बोर तंजौर तमिलनाडु में पहली फैक्ट्री स्थापित की 1620 में। इस तरह डेन वालों की पहली फैक्ट्री 1620 में स्थापित हुई। इसके बाद फिर दूसरा हम आपसे तुरंत अभी चर्चा किए थे, फिर आपसे इसको जानने का प्रयास करना चाहिए। बंगाल में पहला डच में हम लोग पिपली जाने थे, ठीक है। वही ठीक है, बंगाल में पहला जो श्रीकांत लिख रहे हैं ठीक लिख रहे हैं आप, श्रीरामपुर में, बंगाल में पहला। इसी तरह से आपकी तैयारी का मतलब है ना, सभी चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए तुरंत, तब आप समझिए आपकी तैयारी सही चल रही है, आप उसको सही पढ़ रखे हैं। जैसे आया कि इंडिया में पहला डेन का, आ गया मेरे दिमाग में ट्रांके बोर। उस तरह तुरंत आना चाहिए बंगाल में पहला, आ गया दिमाग में अगर मेरे पास कि श्रीरामपुर बंगाल में पहला, तो सही है, आप सही दिशा में आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो बंगाल में श्रीरामपुर में लोगों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की 1676 में। कब किया? 1676 में लोगों ने पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। कुछ दिन तक ये व्यापार करेंगे, लेकिन डेनमार्क वालों का व्यापार में यहाँ बहुत ज्यादा अभिरुचि नहीं रहा, ठीक है। यूरोपीय जो प्रतिद्वंदा थी डच के साथ और फिर इंग्लिश के साथ, इसमें भी वो नहीं टिक रहे थे और इनका अभिरुचि बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं रहा। और अंततः इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ वही तंजौर और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं श्रीरामपुर, इसी इलाके में ये बने रहे, ठीक है। और इनका कहीं प्रसार आप नहीं देखेंगे। और वो भी 1845 में इन लोगों ने क्या किया, अपनी सारी फैक्ट्रियां बेच दी। किसको बेच दी? अंग्रेजों को बेच दी, ठीक है। अंग्रेज थे यहाँ पे, अंग्रेज को बेच दिया और चले गए, ठीक है। इस तरह डेनमार्क की कहानी भी खत्म हो गई। अभी तक आप देख रहे हैं पुर्तगीज आए, ठीक है। जैसे अंग्रेज का सामना हुआ, डचों से हारे, फिर कुछ इंग्लिश से हारेंगे, फिर यहाँ लोकल स्थानीय स्तर पे मराठों से हारे, और धीरे धीरे पुर्तगाल के यहाँ से प्रभाव समाप्त हुआ और सिर्फ गोवा में वो सिमट गया, ठीक है। गोवा में, दमन द्वीप में, पांडिचेरी में, सब में वो सिमट कर आ गया, एक खास भाग में सिमट गया। फिर हमारे डच आए, डचों का भी अंग्रेजों से जब शुरू हुआ संघर्ष, तो बेदरा के युद्ध में वो हार गए और डच भी चले गए। फिर डेनमार्क वाला लोग आया, ये भी यहाँ कुछ दिन रहा, फैक्ट्री चलाया, कुछ खास क्षेत्र में सिमट गया। कहाँ? से रामपुर बंगाल में, और वो ट्रांकेपोर के इलाका में सिमट कर रह गया ये लोग, ठीक। इनको भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट यहाँ नहीं दिखने लगा, तो 1845 में इन लोगों ने जो इनकी फैक्ट्री आई थी उसको क्या किया, अंग्रेजों के हाथों बेच दिया और यहाँ से चले गए, ठीक। इस तरह डेनमार्क भी खत्म हो गया। इस डेन के बाद बस एक लाइन में आपको जानना है, स्वीडन, ठीक है। एक कंपनी स्थापित हुई स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ठीक है। चूंकि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, इसलिए इसको एक लाइन में लोग जान जाएंगे कि इसका क्या हुआ। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 में की गई। कब हुआ? 1731 में बनी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1731 में स्थापित हुआ। लेकिन ये कंपनी वाले लोग कभी भारत आए ही नहीं, ठीक है। इन्होंने भारत के साथ कोई ट्रेड नहीं किया, बल्कि कहाँ चले गए, ये चले गए चीन। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड किसके साथ रह गया? चीन के साथ रह गया, बात खत्म।
स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, लेकिन उन लोगों ने अपना व्यापार किसके साथ किया? तो चीन के साथ किया। डेनमार्क की कंपनी का नाम पूजा पूछ रही है, क्या कन्फ्यूजन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या कन्फ्यूजन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी जानेंगे, हमने बताया था आपको नाम, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड इसका पूरा नाम है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं, और इसका नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। और कोई नाम पढ़िए क्या पूजा? नहीं, वो बेचने का जो 1745 देख रही है ना, वो 1845 कर लेंगे। कुछ बुक में 1745 है कि डेनमार्क वालों ने अपनी कंपनी बेच दी, लेकिन वो नहीं सही है। अंतिम रूप से 1845 में ही बेचा गया। ठीक है श्वेता जी। और पूजा कोई कंफ्यूजन है उसमें डेनमार्क की कंपनी के नाम पे? नहीं ना, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कर लेंगे। ठीक है, देखिए फुल फॉर्म हमको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप कंफ्यूजन अगर हो तो VOC के नाम से आपकी कंपनी का नाम दिखता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम VOC। अगर ये कहीं आपको दिखेगा ऑप्शन में तो आप इसको टिक कर देंगे। एक्चुअल में डच में उसका नाम है। ठीक है, डच लैंग्वेज में वही नाम है उसका, हिंदी कंपनी। और डच लैंग्वेज में आपको VOC कहीं लिखा मिलता अगर है तो डच लैंग्वेज में है। ठीक ना, इसे उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, डच इंडिया कंपनी ऑप्शन में रहेगा, आप वही करेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका पुर्तगाल, डच और हम लोग डेनमार्क और स्वीडन यहां तक देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को अंग्रेज शुरू करना है। हम लोग पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग उसको आज अंग्रेज को शुरू करें, नहीं तो फिर अगले क्लास में शुरू करेंगे। इस पे से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हो या बताने हो तो हम लोग भी पूछ सकते हैं आपसे, कुछ है तो बताइए। या फिर इंग्लिश को आज शुरू करें कि फिर अगले दिन के लिए रख दे? शुरू करिए सर। ठीक है, चलिए आप लोगों को कुछ लोगों का मन है कि इंग्लिश को आज शुरू करें ना, तो 10-15 मिनट में हम लोग अंग्रेज को भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जल्दी थोड़ा खत्म होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भैया एकदम बिल्कुल जो कंपनी का आगमन है ये मेरा पहला चैप्टर है। ठीक है, इसके आगे इतिहास बनना है। अब अभी तक जो मुख्य रूप से तथ्य पे आधारित ही चीजें आप जान रहे हैं, जो कंपनी का आगमन पे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वहां तक हम लोग बताए हैं। ठीक है, अब देखेंगे अंग्रेज को। देखिए हम लोग को पढ़ना है अंग्रेज, अंग्रेजों का आगमन पढ़ेंगे। 1599 में क्या होना है कि 1599 में अंग्रेज व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से एक कंपनी खोली। ठीक है, कब की घटना है? 1599 में अंग्रेज कुछ व्यापारियों ने मिलकर के जो पूर्वी देश हैं, पूर्वी देश में आपको पता है भारत मुख्य देश होगा, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए उद्देश्य से एक कंपनी खोली, जिसका इन लोगों ने नाम रखा था दी गवर्नर एंड कंपनी। क्या नाम रखा इन लोगों ने? दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज। एक लंबा चौड़ा इनका नाम है, दी गवर्नर एंड कंपनी। ठीक है, ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज के नाम से। इस नाम से इन लोगों ने 1599 में कंपनी खोली थी। ठीक है, आप पूरा नाम लिख भी सकते हैं, और अगर आपसे आ गया क्वेश्चन में तो आपको इतना जरूर पता चल रहा है कि लंबा सा नाम है, और लंबा सा नाम कभी कभी एग्जाम में अगर पूछता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वही आंसर सही है। आप समझिए, विकल्प जब देता है ना वो 2-3-4 विकल्प देता है आपके पास, तो कोई छोटा विकल्प गलत नहीं देगा, उतना लंबा चौड़ा नाम वो गलत विकल्प जल्दी नहीं दे पाता। सामान्य रूप से वही विकल्प सही होता है, सामान्य रूप से।
ठीक है, लिखना चाहेंगे तो आप फिर से लिखेंगे भी, नहीं याद करने का जरूरत नहीं है कंपनी का नाम पूरा, एक दो बार आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ एक लंबा सा नाम है, क्या था, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है, ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की, ठीक है, 1599 में। इसी कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने, अभी महारानी कौन है, महारानी थी एलिजाबेथ, ये आपसे बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन जो पूछा जाना ये है आपसे, महारानी एलिजाबेथ ने, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को, अब आपको ये डेट याद रखना, हम लोग आपसे 31 दिसंबर 1600 ये बताते हैं, जो कंपनी बनी थी आपकी, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज, ये कब बनी, 1599 में कंपनी बन गई, ठीक है, लेकिन इस कंपनी को वहां की महारानी ने, एक महारानी कौन है, तो महारानी एलिजाबेथ ने, ठीक है, एक आज्ञा पत्र दिया, कब दिया, तो 31 दिसंबर 1600 को एक आज्ञा पत्र दिया कि आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया इसको, कि एक आज्ञा पत्र के द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार दे दिया, कितना दिन के लिए दिया, कि 15 वर्ष के लिए दिया। अभी जस्ट इसके पहले हम आपसे चर्चा किए थे डचों का, ठीक है, कि डचों को हॉलैंड की सरकार ने व्यापारिक एकाधिकार दिया था, कितने दिनों के लिए, 21 वर्ष। अभी आप तुरंत सुने होंगे, कितने 21 वर्ष के लिए वर्ष। मिला था, हम आपसे उससे भी चर्चा किए, यही प्रश्न आता है, यही तरीका है, ठीक है, पूजा जी और आशुतोष लिख रहे हैं ना 21, ठीक है, 21 वर्ष के लिए मिला हॉलैंड की कंपनी को, ठीक है, ध्यान रखते चलेंगे, वही चीजें फिर यहाँ से आ रही है कि इंग्लिश में फिर वही बात होगी, महारानी एलिजाबेथ ने एक आज्ञा पत्र दिया, वहां हॉलैंड की सरकार ने दिया था, 31 दिसंबर 1600 को दिया, वहां 21 साल के लिए दिया गया था, यहाँ 15 वर्ष के लिए दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार मिला कि आप जाइए व्यापार कीजिए, ठीक है। देखिए अब कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं, ये बीपीएससी यूपीएससी तक तो यहीं तक है मामला, कुछ ऐसे एग्जाम्स हमारे यहाँ होते हैं जो कुछ लोग देते हैं, एसएससी सब लोग के यहाँ कुछ प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते रहे हैं जो सामान्य रूप से आपको बहुत स्तरीय किताबों में नहीं होता, लेकिन तथ्य तो है, फैक्ट है, तो ही ना कोई पूछता है। जैसे एक एग्जाम्स के क्वेश्चंस में मैंने देखा कि उन लोगों ने पूछा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले किसी कंपनी को व्यापारिक अधिकार किस कंपनी को मिला था, अभी तक आप ईस्ट इंडिया कंपनी जान रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पास है, तो जो कंपनी थी लिवेंट कंपनी एक है, आपको जानना है लिवेंट, इंग्लैंड की कंपनी थी लिवेंट, ठीक है, इस लिवेंट कंपनी को मिला, लेकिन एक अंतर है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ रहा है आपका समुद्रिक मार्ग से, और लिवेंट कंपनी को जो अधिकार मिला था व्यापारिक, वो स्थलीय मार्ग से था, ये अंतर है, ठीक है। इसके पूर्व आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके पूर्व लिवेंट नामक कंपनी को इंग्लैंड में स्थलीय मार्ग से भारत से व्यापार करने का अधिकार 1593 में दिया गया था, ठीक है, स्थल मार्ग से लिवेंट को कब मिल गया था, 1593 में मिला हुआ था, इसको स्थलीय मार्ग से मिला था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने व्यापारिक अधिकार दे दिया कि आप 1600 में आप जाइए और ट्रेड कीजिए, तो सामुद्रिक मार्ग से इसको व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। लिवेंट कंपनी का कोई व्यापार, यहाँ कोई स्थापना, साम्राज्य, गवर्नर्स आप नहीं पढ़ते, ठीक है, लेकिन मतलब अनुमति के तौर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से इंग्लैंड के सरकार ने 1593 में लिवेंट को अनुमति दी थी, ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर स्थलीय मार्ग से, आपको ध्यान रखना चाहिए ही, ठीक है, अगर ऐसा खुल के पूछता स्थलीय मार्ग से तो आप लिवेंट कंपनी कर देंगे, ठीक। अब देखिए महारानी ने तो दिया 31 दिसंबर को 15 साल के लिए, ठीक है, तो क्या 15 साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, ना सर, 15 साल के लिए अधिकार मिला था, फिर इसका आगे हुआ क्या, तो हम लोग को जानना है 1609 में जेम्स फर्स्ट जब होंगे, ये भी आपसे प्रश्न में आएगा, जेम्स प्रथम, 1609 में जेम्स प्रथम है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने कह दिया कि ये अधिकार शाश्वत रहेगा, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में कहा गया था 15 वर्ष, ठीक है, जेम्स फर्स्ट आएंगे 1609 में, 1609 में जेम्स फर्स्ट क्या कर रहे हैं, शाश्वत चलेगा, शाश्वत का क्या मतलब, शाश्वत का क्या मतलब मीनिंग है, आप जानते हैं तो अच्छा है,
मतलब लगातार खत्म नहीं होगा। शाश्वत मतलब जो निरंतर चलता रहेगा, जिसकी कोई सीमा अब नहीं है, मतलब इसको कर दिया अनंत काल के लिए। ठीक है, शाश्वत अधिकार इनको मिल गए। ठीक है, भैया लिख रही है, ठीक है, शाश्वत का मतलब अनंत काल के लिए हो गया। ठीक, तो जेम्स प्रथम ने इसको शाश्वत बना दिया। ये भी आपके लिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा कंपनी के इतिहास को देख के चलेंगे। आप व्यापारिक एकाधिकार मिला हुआ है इसको, तो क्या ये एकाधिकार इसका कभी समाप्त भी हुआ, इसको भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद वहां की कुछ कंपनियां मांग करने लगी कि हमको भी अधिकार मिले व्यापार का। ठीक है, तो जब ये मांग करने लगी तो खासकर 1688 में एक न्यू कंपनी आई। ठीक ना, न्यू कंपनी ने भी डिमांड रखा कि भाई हमको भी ट्रेड का अधिकार दीजिए, हम लोग भी ट्रेड करना चाहते हैं। तो 1688 इंग्लैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा भी जाता है। 1688 इंग्लैंड के इतिहास में या वैश्विक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। किस दृष्टिकोण से, कुछ क्या घटना घटेगा ऐसा 1688 में? ठीक है, पूजा को ठीक याद है। गोरखपुर क्रांति होगी, रखीन क्रांति होगी। देखिए पढ़ते हैं तो सब चीज ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। गोरखपुर क्रांति या रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति कब होगा? 1688। मतलब बीपीएससी पीटी हो, चाहे यूपीएससी पीटी हो, एसएससी हो, कहीं भी आप जाएंगे ये प्रश्न बहुत बार आपको मिलेगा। ठीक है, तो 1688 में इंग्लैंड में क्या होगा? गौरवपूर्ण क्रांति हुआ। इसका दूसरा नाम क्या है? रक्तहीन क्रांति। मतलब नाम से स्पष्ट है, ऐसी क्रांति होगी जिसमें रक्त नहीं बहेगा, किसी का खून खराबा नहीं हुआ और क्रांति हो गई। रक्तहीन क्रांति इसलिए इसका नाम है। ठीक है, इसमें होना क्या है कि जेम्स द्वितीय का तख्ता पलटा गया 1688 में। जेम्स सेकंड थे राजा। ठीक है, तो जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट होगा और इसके जगह पे कौन राजा बन गया? इसके जगह पे विलियम थर्ड और मेरी। विलियम थर्ड राजा होंगे, उसकी पत्नी मेरी, संयुक्त रूप से राजा बना। विलियम तृतीय और मेरी उसकी पत्नी है। विलियम थर्ड और मेरी कौन है? उसकी पत्नी है। दोनों संयुक्त रूप से राजा होगा, एक नहीं होगा, संयुक्त रूप से राजा बन गया। ये जो तख्ता पलट हुआ है, बिना खून खराबा का जो तख्ता पलट हो गया, उसी के कारण से कहा जाता है कि ये गौरवपूर्ण क्रांति है। ठीक है, आज अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो आप लोगों को चैट के माध्यम से ही करना पड़ेगा। अगले बाद में आप लोगों को क्लास में अलाउ कर पाएंगे बोलने के लिए, लेकिन आज नहीं अलाउ कर पाएंगे। ठीक ना, देखिए गोरखपुर क्रांति हो गई। गोरखपुर क्रांति कब का है? 1688 का है। इस 1688 में क्या होना है? जेम्स द्वितीय के जगह पे इनका तख्ता पलट करके विलियम तृतीय और मेरी जो है वो संयुक्त रूप से क्या हो जाएगी? वहां पे इंग्लैंड का राजा हो गया। एकाधिकार क्या है जानना चाहती हैं? एकाधिकार मोनोपोली है। एकाधिकार का इंग्लिश शब्द हुआ मोनोपोली। ठीक है, मतलब किसी एक ही आदमी को अधिकार प्राप्त हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं एकाधिकार। ठीक है, मोनोपोली जो आप इंग्लिश शब्द उसका जानते हैं। ठीक है, देखिए 1688 में न्यू कंपनी चाहिए कि हमको भी मिल जाए। इसी तरह 1698 में जनरल सोसाइटी आई न्यू कंपनी के बाद। इतनी सारी कंपनी आपको नहीं याद रखना पड़ेगा, बस हम आपसे एक बार चर्चा कर दे रहे हैं। 1698 में जनरल सोसाइटी के नाम से कंपनी बनी। 1688 न्यू कंपनी, 1698 में जनरल सोसाइटी आ गई। ठीक है, और 1698 में एक और कंपनी आएगी, नाम रखेगी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ठीक है, इंग्लिश कंपनी 1698 में इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से कंपनी आ जाएगी 1698 में। इस तरह 3-4 कंपनी आई जो कि व्यापार भारत में करने का अनुमति इन लोगों को मिल जाएगा। जो गोरखपुर क्रांति हो गया तो इसने क्या किया? विलियम थर्ड और मेरी ने इन सारी कंपनियों को अधिकार दे दिया कि ठीक है आप भी जाइए व्यापार कीजिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था कि आप जाइए व्यापार कीजिए, कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं करेगी। लेकिन गोरखपुर क्रांति के बाद क्या हुआ? स्थिति बदल गई। इसके बाद क्या हुआ?
इन लोगों को भी अधिकार प्राप्त हो गया। न्यू कंपनी को मिल गया अधिकार, 1698 में जनरल सोसाइटी को मिल गया, 1698 में ही एक कंपनी जिसका नाम है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इसको भी अधिकार मिल गया कि आप भी भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। इस तरह 3-4 कंपनियों को अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। लेकिन ये सारी कंपनियां कोई बहुत अधिक प्रॉफिट यहाँ पे नहीं कमा सकी, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को देख करके आगे आई थी, इनको उस तरह से लाभ यहाँ पे नहीं होने लगा। तो इन लोगों ने क्या किया, 1708 में पहले एक अपना नाम बदल दिया। सब कंपनियां मिल करके, जो कंपनी आप देख रही हैं, ये मूल कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से लोग संयुक्त हो गए, उसी में मिल गए और नाम रख लिया गया था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स के नाम से लोग आ गए 1708 में, ठीक है। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से क्या नाम रख लिया इन लोगों ने, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ठीक है, ट्रेडिंग टू द ईस्ट, इस नाम से 1708 में आ गए। ये सारी कंपनियों ने मिलकर अपने निष्कर्ष समझ लिए। ये जो 3-4 कंपनियां हैं, इन लोगों ने मिलकर 1708 में यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स की स्थापना कर दी, ऐसे समझिए। लेकिन फिर आगे 1833 में क्या हुआ, 1833 के चार्टर में आपको पता है ये सारी कंपनियां क्या कर गई हैं। 1708 में जो आपको हम बता रहे हैं मूल कंपनी से मतलब सब ईस्ट इंडिया कंपनी मिलकर के यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, उसका शॉर्ट नाम है, इस नाम से जाने जाने लगा। 1833 के चार्टर में इसी सभी कंपनी का नाम हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप नाम देख रहे हैं, ये कब पड़ा, 1833 के एक्ट में। इतना जो आप जद्दोजहद किए मेरे साथ, उसका निष्कर्ष एक ही क्वेश्चन में है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी कब से नाम पड़ा है, 1833 से। वैसे सामान्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब बोलते हैं, 1599 में हो गया और 1600 में उसको महारानी एलिजाबेथ ने आज्ञा पत्र दे दिया 15 साल के लिए। लेकिन वो पूरा सही नहीं है। वो क्या था, सामान्य बोलचाल की भाषा में सही कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गई और उसको महारानी एलिजाबेथ ने परमिशन दे दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि उस समय तो उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था ही नहीं। अब जैसा भी बेसिक क्वेश्चन पूछता है, पहले कहीं समस्या नहीं था, वो इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन देता ही नहीं था। तो आपसे पूछता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, तो आप सही थे। लेकिन अब एक ऑप्शन देता हुआ कि इनमें से कोई नहीं। अब आपके जो विश्लेषण, इतना विवाद आप देखते हैं बहुत सारे प्रश्नों पर, इसी कारण से होता है। अब अगर कोई एग्जामिनर ये सेट कर देगा मानते हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई, तो गलत है आंसर उसका। अब लड़के अगर चैलेंज करेंगे कि आपका आंसर गलत है, तो यूपीएससी को मानना पड़ेगा कि आपका आंसर गलत है और आंसर बदलता है। ठीक है, अब उसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि क्या है, 1833 के एक्ट में आकर के इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा है। 1600 में कंपनी का क्या नाम था, 1600 में जो कंपनी की स्थापना हुई 1599 में, और 1600 में जिसको महारानी एलिजाबेथ ने आज्ञा पत्र दिया है 15 साल के लिए, आपको पता है उसका नाम मैंने आपसे चर्चा किया था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इस नाम से कंपनी की स्थापना हुई है, ईस्ट इंडिया की कंपनी का नाम से नहीं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 में इसका नामकरण हो गया। ठीक, बाकी किसी एग्जाम में होंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही रहेगा आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी को आज्ञा पत्र कब मिला, 1600, आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी मिलेगा 1600 ऑप्शन में रहेगा, कीजिएगा आंसर। लेकिन अगर वो इस रूप पे आ गया कब नाम पड़ा, तो आप 1833 पे आइएगा। ठीक है, तो तब 1600 मत कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो नामांकन कब हुआ, अब आप नामांकन कब हुआ, गठन नहीं पूछ रहा है, इसका नाम पड़ गया कब, तो 1833 के एक्ट में आप चले आएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आप कंपनी का स्थापना भी देख लिए। अब यहीं पे आज छोड़ेंगे आपको, क्योंकि एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का नामकरण तक आप आ गए हैं, और जो मुख्य रूप से हमको पढ़ना, अब इसका अभियान पढ़ लें, अंग्रेज कैसे कैसे इंडिया में आए और कैसे अभियान चला है। ठीक है, तो इस अभियान को हमको पढ़ना है, तो हम लोग